क्या फर्क पड़ता लाइफ में। तब तो मेरी सर ये रैंक ना आती, तब तो मैं क्वालिफाई भी ना करती। तो नाश्ता में आपकी रैंक 13 प्रिडिक्ट हुई थी और आपकी रैंक 13 यस। ही आई है। हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं सृष्टि जिनका रैंक आया है 13 इन नॉर्सेट। विदाउट एनी फर्दर अडू वुड वांट सृष्टि टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और मैं अंबाला कैंट हरियाणा से हूँ। एंड मैंने अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री थी वो कंप्लीट करी थी जुलाई 2025 में फ्रॉम एमएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि हरियाणा में ही है इटसेल्फ। एंड मैंने फिर अगस्त फोर्थ ईयर से इंटर्नशिप से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मार्च तक करी थी। देन फिर अप्रैल में तो एग्जाम ही था। बहुत ही बढ़िया। काफी अच्छी प्रिपरेशन करी है आपने सृष्टि। कैसा लग रहा है जब आपने कल रिजल्ट देगा? व्हाट वाज द फीलिंग इन योर माइंड? क्या आया? सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल, मैं तो बहुत शॉक में थी। और मुझे बिल्कुल भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अभी भी मुझे एक ड्रीम ही लग रहा है कि ये जैसे मेरे अलार्म से 1 मिनट पहले का मेरा ड्रीम है कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। क्योंकि मैं सच बोलूं, नॉर्सेट क्रैक करने से पहले तो मेरा ये बचपन से ही, जब से यूट्यूब आया तब से मेरा ये था कि मेरा कोई इंटरव्यू ले। बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद फिर आपने जब रिजल्ट देखा, पेरेंट्स को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत खुश थे। और मैं तो ऐसी उसमें थी स्टेट में कि मैं उनका रिएक्शन नहीं कैप्चर कर पाई, मतलब अपने मोबाइल फोन या किसी पे भी। बट मेरी मेमोरी में तो वो हमेशा ही कैप्चर रहेगा, और वो अभी भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बोले वो? पापा तो कुछ भी नहीं, मतलब वो फादर तो ऐसे ही होते कि कुछ नहीं बोलते, वो ज्यादा नहीं एक्सप्रेस करते। पर मम्मी ने तो बहुत बोला कि बहुत प्राउड फील हो रहा है, और हमें मुझे पहले से ही पता था इसका कि ये कर ही लेगी और अच्छी रैंक लाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? आप कॉलेज में पढ़ाई में कैसे थे? फर्स्ट ईयर का बताइए। फर्स्ट ईयर से आप कैसा पढ़ते आ रहे हैं? हाउ वाज योर रिजल्ट इन ऑल द इयर्स? सर कॉलेज में ऐसा, मतलब स्कूल में तो मैं अच्छी थी, मतलब टॉपर उसमें आती थी। बट ऐसा कॉलेज में होता है कि थोड़ा आपको ये होता है कि आप डिस्ट्रैक्शंस इतनी होती है, और आप कहीं नए इन्वायरमेंट में जाते हो तो टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि आपको कुछ, मतलब मुझे ऐसे मिले कुछ कि जिन्होंने काफी सपोर्ट भी करा, बट काफी ऐसे होते हैं कि जो आपको और ज्यादा पुल डाउन भी करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा था मेरे साथ कि मैं अच्छी थी, मतलब मैं टॉप उसमें आई थी, बट लेकिन फिर धीरे धीरे मैं एवरेज स्टूडेंट बन बन गई थी कॉलेज में। ओके। क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है कि हम एक रात पहले ही पढ़ते हैं, इतना नहीं मन करता, और इतनी तो उसमें इतना तो क्लिनिकल आवर्स होते हैं तो उसमें हम थक जाते हैं। और मैं यहीं की थी, लोकल थी, तो मैं अप डाउन करती थी, तो उसमें ट्रैवलिंग में मेरा इतना टाइम वेस्ट होता था, तो मैं नहीं पढ़ पाती थी। हम्म। फिर आप फाइनली कब आपने जाना कि सृष्टि एक एवरेज स्टूडेंट को अब सृष्टि द नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहिए? ये थॉट कब आया आपके दिमाग में? ये मेरा इंटर्नशिप के टाइम पे ही आया था। क्योंकि अच्छा। उस टाइम पे भी, मतलब फोर्थ ईयर में जब मैं थी, तो मैं तो ये नर्सिंग फील्ड छोड़ने वाली थी। मुझे कहीं और, मतलब किसी और फील्ड में मैं कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रही थी। बट फिर जब मैंने इंटर्नशिप में, मेरा बहुत इमरजेंसी में, मतलब जो सबको नहीं पसंद होता, बट उसमें मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लिनिकल में ही रहना है और मुझे अब ये क्रैक करना ही है। मतलब एक आपका लाइफ टाइम का एक वो होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट, कि अब आपको लगता है कि ये गोल्डन मोमेंट है और अभी आपको करना है कुछ। ठीक है। फिर आपने ठान लिया कि भाई अब तो मुझे 1 लाख वाली नौकरी चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर मैं बनूंगी। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको क्या दिखा? वाज इट द वास्ट सिलेबस, और वाज इट द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, या लैक ऑफ गाइडेंस? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या था आपकी पूरी जर्नी में? सर मैंने जो भी मतलब करा, मुझे लैक ऑफ गाइडेंस थोड़ा लगा। क्योंकि अभी मेरे को उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऑनलाइन करूं और या फिर ऑफलाइन में जाऊं। तो ये था, और आपके आसपास लोगों को भी इतना नहीं होता एक्सपीरियंस, तो वो भी आपको इतना नहीं गाइड कर पाते, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही, हमारे फ्रेंड्स, उन्हें भी, वो भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं सब कुछ, तो नहीं हो पाता। तो तो ये इसीलिए, जो ये और वीडियो देख रहे हैं लोग, उनको आप क्या बताना चाहोगे? व्हाट इज दैट गाइडेंस जो आप उनको देना चाहोगे? मैं यही सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, हमें दूसरों पे रिलाई नहीं करना कि आपको कहीं बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता रहेगा। हमें बस अंदर से, आपको जो भी है, आपको अंदर से आपकी मन कर रहा है तो आप वो करो, वरना नहीं मन कर रहा है तो आप कोई चीज ना ही करो। मतलब जो भी करो आप अपने मन से करो, पूरा 100% दो।
ओके। एंड व्हाट विल यू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन? आप कैसे बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन में कैसे टाइम खराब होता है? लोगों को लगता है कि वो लोग पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर जस्ट ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। क्या बताना चाहोगे आप ऑनलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ऑफलाइन में? ऑफलाइन तो मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है ऐसा कोई कोचिंग का। ऐसा क्यों? आप ये भी तो आपने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा कि ऑफलाइन नहीं जाना है। हाँ, एक ये था कि ट्रैवलिंग का थोड़ा वो हो जाता है, और घर से, क्योंकि घर पे मुझे लगता है कि घर सबसे ज्यादा आपका वो होता है अच्छा, मतलब पढ़ाई करने का स्पेस। कंफर्टेबल स्पेस होता है, इसी एक सेफ स्पेस होता है, हाँ, डेफिनेटली। मतलब मैं आपको सब समझ पा कुछ रहा हूँ। आपके पेरेंट्स मतलब करके देते हैं घर पे, और मेरी मम्मी तो मुझे जब किचन में भी नहीं जाने देती थी, घर पे ही सुबह से लेके शाम तक वहीं एक ही जगह पे खाना देती थी। एग्जैक्टली मुझे भी यही एग्जैक्ट बात याद आ रही है। इट्स अबाउट कि आप एक टेबल पे बैठ के पढ़ते रहो एंड खाना साइड से आता रहता है। आप बस हाँ, बैठ के पढ़ते रहो, आपकी प्लेट चेंज होती रहती है, मम्मी तो हाथ से भी खाना खिला देती है जब आप कुछ कर रहे हो। दैट इज द बेस्ट फीलिंग जो ऑफलाइन में कहीं ना कहीं बच्चे मिस कर जाते हैं, वो कंफर्ट घर का, पेरेंट्स के साथ कुछ कुछ घंटे और बिताना, कुछ दिन और बिताना। अब आपकी जॉब लग जाएगी तो नेचुरली पेरेंट्स के साथ तो आपका कम टाइम स्पेंड करेंगे। सो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए उतना अच्छा। एनीवेज, चलिए इस नेक्स्ट फेज yes। की तरफ बढ़ते हैं सृष्टि। तो थ्योरी सबसे पहले, मेरे अकॉर्डिंग, अब मुझे चैलेंज कर सकते हैं, मेरा कुछ बिलीफ है तैयारी का। ऑब्वियसली आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू आल्सो कि आप क्या सोचते हैं। मेरा ये बिलीफ है कि पहले स्टूडेंट को थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए। थ्योरी के बाद, थ्योरी कंप्लीशन से मेरा मतलब हमेशा ये रहता है कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जो आपके इंपॉर्टेंट 6 7 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट टेस्ट में आपके लगभग 60 70 80% तो आने ही चाहिए। ओनली देन यू कैन कंसिडर कि वो एक सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हुआ है, उसकी थ्योरी प्रिपेयर हुई है। वंस ऑल दी सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, आई एडवाइज स्टूडेंट्स कि वो टेस्ट्स देना स्टार्ट करें एग्रेसिवली, एंड बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड उसके साथ में आप एक सब्जेक्ट टेस्ट भी डेली दे सकते हैं, एंड देन यू एनालाइज दोज टेस्ट पेपर्स, एंड देन गो बैक रिवाइजिंग। जो भी आपके वीक एरियाज रह गए हैं उन्हें पढ़िए। दिस इज व्हाट वी यूजुअली एडवाइस। बट आप क्या एडवाइस करेंगे, बताएं। मेरा भी सर यही एक सेम थॉट है कि मतलब पहले हमें हर एक सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट को डील करना चाहिए, क्योंकि मेरे से ऐसा नहीं हो पाता कि मैं दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ। मैंने एक ही सब्जेक्ट एक टाइम पे करा है, और मैंने ज़्यादा टाइम भी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत घंटे पढ़ती थी। मैंने थ्योरी के टाइम पे सिर्फ 8 to 10 आवर्स ही दी है। ओके। तो इसीलिए थ्योरी सिर्फ करती थी पर सिर्फ 8 to 10 आवर्स? बच्चे ना हंसेंगे, आपको भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे वीडियो देख के। सिर्फ 8 to 10 आवर्स नहीं होता है, 8 to 10 आवर्स होता है। वेर दैट इज वेरी गुड सृष्टि, बहुत मेहनत करी आपने। थैंक यू सर। जी। हाँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, प्लीज कंटिन्यू। सर थ्योरी अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ मैं ये बोलूंगी कि आपको ऐसे नहीं करना कि एमसीक्यू आप बहुत लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं जाके। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मैं तो उसी टाइम मतलब उसका एमसीक्यू सॉल्व करती थी, और आप बेसिक बुक से स्टार्ट करा था मैंने तो। और टेस्ट सीरीज जो था वो मैंने 2 से 3 मंथ्स पहले ही लिया था, उससे पहले मैंने नहीं लिया था, फेब्रवरी आई थिंक तब से मैंने लिया था। ओके। सो लेटेस्ट से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है एंड यू आर प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज। उसके बाद यस। आपने टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया था? फुल सिलेबस टेस्ट क्या स्टार्टिंग से ही आप दे रहे थे, या आपने बाद में स्टार्ट किया था? क्या तरीका होता है एक फुल सिलेबस टेस्ट, जैसे कि नाश्ता टेस्ट हो गया, वो कब एक सही टाइम होता है एक फुल सिलेबस टेस्ट देने का? जब भी आपका मतलब आई थिंक उस सब्जेक्ट वो कंप्लीट हो गया था, मैं नाश्ता के बारे में बोलना चाहती हूँ। क्योंकि सबसे पहले जब मैं स्टार्टिंग में ये कर रही थी, अगस्त या सितंबर में मुझे याद है, तब मेरा नर्सिंग फाउंडेशन आई थिंक उस टाइम पे हाफ ही कंप्लीट हुआ था। और तब मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली ऐसे सोचा, मतलब मेरे उसमें आया कि प्री बोर्ड का ऐसा समथिंग एंड प्रेप का, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही ट्राई करके देखती हूँ कि मतलब मुझे कोई अपने से होप नहीं थी कि मतलब मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। बट जब मैंने वो दिया तो उसमें मेरा जब मैसेज आया नेक्स्ट डे कि मेरी रैंक समथिंग 50 to 60 थी उसमें, आउट ऑफ 3000। तो मुझे तो, मैं तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि 3000 से भी इतनी अच्छी रैंक आना, और वो भी अभी मेरा इतने सारे तो टॉपिक्स पेंडिंग थे और हाफ सिलेबस में ही। तो हम्म। तब वहां से वो मेरा एक ऐसा था पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, कि मतलब वहां से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मतलब मैं कर सकती हूँ। उससे पहले मुझे लग रहा था कि नॉट सेट होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है।
चलिए, तो प्री बोर्ड ने एक तरीके से आपका पूरा मूड ही बदल दिया। फ्रॉम यस। होएगा तो ठीक है टू मेरा हो सकता है। डेफिनेटली अगर मैं आधा पढ़ के 50 रैंक ला सकती हूँ तो पूरा पढ़ के तो ले ही आऊंगी, जो कि फिर आप लेके भी आए। लुक एट यू, रैंक 13। दैट हैज बीन जस्ट एन यस। अमेजिंग जर्नी सृष्टि। ठीक है, तो प्री बोर्ड बाय द वे अभी भी हो रहे हैं। प्री बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट यही है कि हर 2 हफ्ते में इन प्रेप पर एक सब्जेक्ट वाइज बड़ा टेस्ट होता रहता है, एंड उसके बाद नाश्ता टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लाइक अ प्री बोर्ड कैन बी गिवन रेगुलरली, एंड जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए देन नेचुरली आप नाश्ता जैसा टेस्ट जो है एन प्रेप का फुल सिलेबस आप उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। इज दैट व्हाट यू मीन? यस सर। या फिर आप ये भी बोलेंगे कि नहीं, साथ में आपको फुल सिलेबस भी दे ही देना चाहिए स्टार्टिंग से ही? आपने पहला फुल सिलेबस टेस्ट मैंने कब दिया था? मैंने जब मेरा थ्योरी हो गया था देन उसके बाद मैंने रिवीजन करी थी अपने फुल सिलेबस की टू टू टाइम्स आई थिंक। देन मैंने फेब्रवरी से करा था। ओके। टेस्ट सीरीज उनका लिया था तो उससे करा था। ओके, फेब्रवरी में आपने स्टार्ट किया था फुल सिलेबस टेस्ट देना। वेरी गुड। एक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं सृष्टि? टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज कैसे करते थे? जैसे मैंने कोई टेस्ट दे दिया तो उसी टाइम आपको वो पता लग जाता है करेक्ट और इनकरेक्ट। तो मेरी अलग से एक मिस्टेक नोटबुक थी, तो उसमें मैं जितने भी मैं मेरे रॉन्ग होते थे वो लिखती थी, उसके आंसर्स लिखती थी और फिर ये देखती थी कि मतलब मेरा ये क्यों गलत हुआ है, इसका रीजन क्या है मतलब गलत होने का। तो फिर देन मैं जब भी नेक्स्ट डेट कोई टेस्ट देती थी तो उसके पहले वन डे वाला रिवाइज करती थी। तो क्या होता, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो अगर आपके वो रिवाइज करते हो तो आपकी फिर रैंक जो होती है टेस्ट सीरीज में आपकी अच्छी आती है। और अगर टेस्ट सीरीज में आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा ही बढ़ता है। फेयर इनफ। मेरी एक मिस्टेक नोटबुक थी और एक दिन पहले मैंने अपने मेन से पहले वही रिवाइज करी थी। अच्छा, उससे कितना फायदा हुआ? अगर वो नोटबुक नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता लाइफ में? तब तो मेरी सर ये रैंक ना आती, तब तो मैं क्वालिफाई भी ना करती। ऐसा क्यों? क्या बताना चाहोगे आप स्टूडेंट्स को, क्या फर्क पड़ता है इतना? आई थिंक मुझे लगता है कि थ्योरी पढ़ने से कुछ वो नहीं है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से। ओके। क्योंकि आपको वहां पे जो है एग्जाम वाले दिन आपको थ्योरी लिख के नहीं आनी है, आपको वहां पे एमसीक्यू करने हैं। और टेस्ट से ये पता लगता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है एक तो। और दूसरी बात आपको ये भी पता लगता है कहाँ पे आपको गेस करना है, कहाँ पे कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि मैं सच बोलूं मेंस में ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थे कि ये कहाँ से आ गए। बट मैंने एम्स वाले इतने मतलब मैं बोलती हूँ अच्छे होते हैं कि वो ऑप्शंस आपको ऐसे देते हैं कि कोई मतलब कोई जितना भी एवरेज स्टूडेंट होगा ना वो भी बता देगा। ऑप्शंस इतने इजी देते हैं ना वो आपको कि हम्म। आप एलिमिनेशन मेथड से कर दोगे। तो ये आपको टेस्ट दे के ही समझ में आता है कि आपको एलिमिनेशन कैसे करना है। हम्म। जो नाश्ता टेस्ट हुए थे उनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ नाश्ता टेस्ट, कि कैसे कोई स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू डिराइव कर सकता है नाश्ता टेस्ट से? नाश्ता टेस्ट के बारे में ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि जब मैंने उसका सबसे पहले प्री दिया था, मैंने नाश्ता के मैंने सारे प्री दिए थे एंड मेंस भी मैंने दिया था। तो एक मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगती है कि वो पूरा एनालिसिस जो करते हैं ना और जब वो आपकी रैंक प्रिडिक्ट, तो ये नाश्ता में रैंक प्रिडिक्ट हुई थी वो भी 13 ही हुई थी। आप तो नाश्ता में आपकी रैंक 13 प्रिडिक्ट हुई थी, और आपकी रैंक 13 यस। ही आई है? यस। क्या बात है भाई, क्या बात है! ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीम। थैंक यू सो मच, ये बताने के लिए मैं खुश हो गया हूँ ये जान के। आपको लगा था जब आपने अपनी प्रेडिक्टेड रैंक 13 देखी थी कि 13 आएगी? क्या सोचा था तब? नहीं, मुझे लगा था कि ये ऐसे ही बस बोल रहे हैं 13 है, पर मेरी इतनी ज्यादा नहीं आई। चलिए, मतलब मुझे था कि अंडर यकीन तो हुआ 100 आ आपको। सकती है। अच्छा, आपको ये लगा था कि अंडर 100 आ सकती है, बट एन प्रेप तो 13 बोल रहा है, ये तो नहीं आ सकती है। हाँ। क्या कमाल है! इतना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो सच में अभी तक नहीं हुआ है। मतलब वी हैव सीन 13 की जगह 15 आ जाए, 20 आ जाए, 10 की जगह 30 40 आ जाए, बट इतना एग्जैक्ट तो मैंने भी अब तक नहीं देखा है। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, इसके बाद सृष्टि अगले टॉपिक पे जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम हॉल में खुद को कैसे काम रखें। एग्जाम हॉल के बारे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? हाउ आर यू एबल टू कीप योर सेल्फ काम, और कितना सर मैं जरूरी यही है सोचती थी कि बस एग्जाम हॉल के बारे में स्ट्रैटेजी बनाना? कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है?
मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फ्री होके जाना है। क्योंकि अगर कोई, आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मुझसे भी ज्यादा पढ़ा होगा, अलग अलग कोचिंग से पढ़ा होगा, बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग से पढ़ा होगा, और मतलब मैंने अभी देखे भी अपने आसपास ऐसे बच्चे। बट अगर वो बहुत ज्यादा एंजाइटी है उनके अंदर, तो वो उनका कम वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। और मैं तो ऐसा सोचती थी कि मतलब मुझसे कोई आगे बच्चा है ही नहीं, मतलब मैं ही टॉप पे हूँ वहां पे। सबको मैं ऐसी समझती थी कि ये मुझसे कम ही है। तो इसलिए मैं बहुत एंजाइटी फ्री रही और बहुत काम फ्री, मतलब काम रही हूँ। ये नया तरीका देखा है मैंने, अच्छा तरीका है कि एब्सोल्यूट ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाने का एग्जाम हॉल में, कि सब मेरे नीचे हैं मैं इन सब के ऊपर हूँ। अमेजिंग यार, ये मैंने भी नहीं सोचा कभी। बहुत अच्छे दृष्टि। शाबाश। अच्छा सृष्टि, आपके कॉलेज में जो आपके फर्स्ट ईयर के जूनियर्स हैं, सेकंड ईयर के जूनियर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? उन्हें मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि आप अभी फर्स्ट ईयर में, मतलब सब लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही पढ़ो, हम्म। पर मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि पढ़ो, अभी कॉलेज है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि ये फिर 4 इयर्स वापस नहीं आते। मुझे लगता है कि नॉर्थ सेट अगर आप फोर्थ ईयर से भी स्टार्ट करोगे, इतना भी मुझे कोई टफ एग्जाम नहीं लगता। हम्म। मुझे तो लगता है कि जितना मेरा लेवल था उससे कम लेवल का एग्जाम आया था। तो ओके। इसीलिए इतना टफ एग्जाम नहीं था। है, ये लोग मतलब बहुत ज्यादा इसको बढ़ाते हैं, नॉर्थ सेट ये है वो, बहुत डराते हैं। पर ये बहुत इजी और मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। और फोर्थ ईयर से भी आप पढ़ोगे और आप 8 to 10 आवर्स दोगे, तो भी आपका हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ ईयर में आके 8 to 10 आवर्स देना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये चीज आपको बहुत नॉर्मल लग रही है, हमारे बेचारे बच्चे इसके चक्कर में नहीं कर पाते हैं बेचारे। यू आर अ सुपर ह्यूमन सृष्टि। 8 to 10 आवर्स इज जेन्युइनली वेरी डिफिकल्ट। वाई डू आई से फर्स्ट ईयर तो मैं सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पढ़ने में फर्क ये होता है दैट ऑल यू हैव टू गिव इज 40 मिनट्स अ डे। आपको 40 से 50 मिनट, नॉट इवन 1 आवर, इफ यू स्टडी फॉर 40 मिनट्स एवरी डे, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज लाइफ। आपको बस 40-50 मिनट ही पढ़ना है रोज का, विच इज डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। मे बी आपके लिए हो सकता है वो डिफिकल्ट हो, रोज 1 घंटा पढ़ना इतनी कंसिस्टेंसी के साथ। आपके लिए हो सकता है कि 8-10 घंटा पढ़ना एक बार में ज्यादा आसान है। बट कई सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे सच में देखे हैं जिनके लिए एक बार में 8-10 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट वो रेगुलरली एक एक घंटा पढ़ने में फाइन होते हैं। या आप कुछ कह रहे थे शायद? मैं ये बोल रही थी कि मतलब फोर्थ ईयर में जब मैं इंटर्नशिप वगैरह में थी, तब इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे 8 to 10 आवर्स का। हम्म। क्योंकि तब तो 8 आवर्स की हमारी इंटर्नशिप ही होती थी, क्लिनिकल्स होते थे, तब मेरा 2-3 आवर्स का ही रहता था। ओके। बट जब मैं घर पे अगस्त से जब मैंने करा था, तब मेरा 8 to 10 आवर्स का था। ओके। ओके, घर अगस्त। सो अगस्त से लेकर आपने मार्च, अब मार्च अप्रैल तक पढ़ा है, एंड ऑन एवरेज 8 to 10 आवर्स लगे आपको। सो यस सर। विच इज वेरी डिफिकल्ट। विच एनीवेज, इफ दैट इज योर स्ट्रैटेजी, इफ दैट इज समथिंग जो आप एडवाइस करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली ये काम करे। एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर, लाइक वी विश देम ऑल द बेस्ट, कि भगवान करे ये वाली स्ट्रैटेजी भी काम करे लोगों के लिए, मस्ती माहौल करे बिल्कुल अपने कॉलेज लाइफ में। सो आपने जो पहला टेस्ट दिया था इन प्रेप पर, उसके अंदर आपके कुछ 78% आए थे, विच वॉज एक्चुअली योर प्री बोर्ड एग्जाम। एंड जो आपने लास्ट नाश्ता दिया है उसमें आपके 88% मार्क्स आए हैं, क्या आपको ये पता था? सो देर हैज बीन अ जंप ऑफ 10% फ्रॉम इवन अ सब्जेक्ट टेस्ट। सो विच हैज बीन फिनोमिनल फॉर यू। बहुत मेहनत की है सृष्टि आपने, आप बता नहीं रहे हो। मेहनत तो आपने बहुत की है, 8 से 10 घंटा अगस्त से लेके मार्च तक पढ़ा है। अमेजिंग। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू। व्हाट वुड बी योर एडवाइस, लास्ट 2 sentences for all the nursing students? अ, मैं सभी स्टूडेंट्स को, जो भी बिगनर है उन्हें भी, और जो अभी नहीं क्रैक कर पाए हैं, जो भी सितंबर में कर ही लेंगे ऑफ कोर्स, उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी 4 मंथ्स ही लेफ्ट है सितंबर में, तो अभी आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत मैनिफेस्ट करा था। और अपने गॉड जो भी आपके, उन पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि उनका प्लान हमेशा बेस्ट ही होता है। चलिए, थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।